हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोर से चल रही होगी। तो आज मैं एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ के, उसका मैं एक सेशन लेकर आ चुका हूँ। आपको पता है कि एग्जाम डेट आपके आ चुके हैं। आपको 5 जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना एडमिट कार्ड स्टेटस को चेक कर लीजिए कि आपका एग्जाम कब पड़ रहा है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अ लेंडर डिवाइड 25,000 इंटू 2 लोन। एक आदमी, लेंडर मींस जो उधार देता है, तो एक आदमी ने क्या किया, 25,000 रुपया उधार दिया, 2 पार्ट में लिखे। पहले पार्ट क्या दिया, एक पर्सन को उसने 15,000 रुपये उधार दिया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दूसरे पर्सन को उसने 10,000 रुपये उधार दिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, अब क्या आ रहा है, दोनों को उसने 4 साल के लिए उधार दिया। तो 4 साल पे के बाद क्या होगा, दोनों पर उसको कितना रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो हमको प्रिंसिपल पता, सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब देखिए, 15,000 रुपए पहले पर्सन को उधार दिया 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मींस क्या होता है कि एक साल में, यानी एक साल में 6 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक साल में अगर 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो टाइम दिया कितना है, 4 साल। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो एक साल में अगर 6% इंटरेस्ट देगा तो 4 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 24%। तो 15,000 का आप 24% निकाल लो। 15,000 का 24% निकालोगे यानी पहले पर्सन को इतना रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे पर्सन को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10,000 रुपये उसने उधार लिया, अब उसको 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम, यानी एक साल में 8% देना पड़ेगा। तो 4 साल में कितना देना पड़ेगा, 8 चौके 32%। तो 10,000 का 32% निकाल लो आप, यानी पहले पर्सन से उसको इतना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे पर्सन से इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा वही तो कैलकुलेट करने को बोला है, तो निकाल लो। 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 24 बचे होता है 120, 24 से 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ जोड़ लो आप, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3200 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6,800 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 6,800 ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों लोन पर उसको 6,800 रुपया टोटल 4 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप टाइम को परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी टोटल उतना परसेंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके बना, दोनों से आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ रिटेलर बाइज एन आइटम फॉर ₹500। एक रिटेलर है, किसी सामान को 500 रुपए में खरीदता है, 500 रुपए में खरीद रहा है, मार्क्स इट अप बाय 20%। अब देखिए, वो खरीदा रिटेलर बेचने के लिए। ठीक है, तो बेचने से पहले क्या कर रहा है, 500 रुपए में उससे कोई सामान खरीदा, अब उसका क्या किया, उसने प्राइस को 20% बढ़ा के मार्कअप कर दिया। मार्कअप में मार्क्स प्राइस क्या होता है, जो एक्चुअल प्राइस से बढ़ा कर लिखा जाता है। तो 500 रुपया तो उसने खरीदा था, प्राइस क्या किया, 20% बढ़ा के उसको लिखा। तो 20% बढ़ाया मतलब कितना प्राइस को अब वो लिख रहा है, तो 500 रुपया था, खरीदा था, 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया मतलब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा प्राइस। 120% अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, 12 यानी 600 रुपया। यानी 500 में उसने सामान खरीदा था, अब उसने क्या किया, उसके प्राइस को बढ़ाकर कितना लिख दिया, 600 रुपया लिख दिया। ठीक है, अब आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है, 600 रुपया। आर्टिकल का मार्क प्राइस 600 रुपया। ठीक है, गिफ्ट 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा। ठीक है, एंड देन अप्लाइज 12% जीएसटी, और क्या कर रहा, 12% जीएसटी भी अप्लाई कर रहा है। तो हमसे क्या कर रहा है, व्हाट डज द कस्टमर पे। एक रिटेलर ने सामान खरीदा 500 रुपया पे, अब रिटेलर सामान को क्या करेगा, रखेगा तो नहीं खुद के पास, वो किसी को बेचेगा, तो कस्टमर को बेचेगा। तो बेचने से पहले क्या कर रहा, सामान के प्राइस को 20% बढ़ा के लिखा, यानी 500 का सामान को क्या किया, उसने 600 रुपया लिख दिया बढ़ा के दाम। अब क्या किया, इस पे 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है। जब कस्टमर खरीदने आ रहा है, तो कस्टमर खरीदने आ रहा है तो कस्टमर को बेचेगा कितना में, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, तो 600 रुपया है प्राइस, अब 25% डिस्काउंट दे रहा है। 25% डिस्काउंट का मतलब कितना में पे कर, कितना में बेचेगा, तो आप बोलो कि 75% में बेचेगा। तो 75% निकाल लो इसका, 75% कितना होगा, 6 पचे 30, 6 7 42, यानी 450 रुपया में बेचेगा। ठीक है, कस्टमर को वो क्या करेगा, 450 रुपया में बेच देगा। अब लेकिन क्या बोल रहा है कि 12% जीएसटी भी अप्लाई कर रहा है। अब देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप, जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे पे किया जाता है। जीएसटी is always
अप्लाइज ऑन एसपी। जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे पे किया जाता है, मार्क प्राइस वगैरह पर कभी नहीं पे किया जाता। तो 450 रुपया तो कस्टमर ने सामान को खरीदा, अब इस पे क्या करेगा वो 12% उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो जीएसटी किस पे देना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस पे जीएसटी देना पड़ेगा, यानी 450 रुपया पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी का अमाउंट कितना हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा 12%, 450 रुपया का निकाल लो, 0 0 कटेगा, 5 से काटो, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, यानी 6 9 54 रुपया हो जाएगा। तो 54 रुपया तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी कस्टमर को 450 रुपया क्या करना पड़ेगा? सामान के लिए पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ 54 रुपये जीएसटी के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा? कस्टमर को टोटल पे करना पड़ेगा ये 450 रुपया तो सामान के लिए, प्लस 54 रुपया जीएसटी के लिए, यानी 504 रुपये कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर को टोटल पे कितना करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 504 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था, पर आपको ये याद होना चाहिए कि जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पर लिया जाता है, ना कि मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था? 450 रुपया, तो 450 रुपया पे कितना होगा? 12% जीएसटी, यानी 54 रुपया और जीएसटी देना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपको कितना? 504 रुपये कस्टमर को टोटल पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? a प्लस 1/b इक्वल टू b प्लस 1/c इक्वल टू c प्लस 1/a, ये तीनों इक्वल है -1 के। तो मैं इंडिविजुअली ऐसे बोल सकता हूं कि a प्लस 1/b इक्वल टू कितना होगा? -1। ठीक है, b प्लस 1/c इक्वल टू भी -1, c प्लस 1/a इक्वल टू भी -1। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं, और जोड़ के मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं। देखिए ध्यान से, जोड़ के मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, यानी ए को सभी ए को एक साथ रख रहा हूं, सभी बी को मैं एक साथ रख रहा हूं, सभी सी को मैं एक साथ रख रहा हूं, इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ोगे तो -3 नहीं आएगा, -1 -1 -1 कितना आएगा? -3 आएगा। तो आपको ये मिला a प्लस 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस c प्लस 1/c, तीनों कितना है? किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अब तीनों -1 के इक्वल है, तो मैं अर्ज्यूम कर लेता हूं, यानी ये भी -1 के इक्वल होगा, ये भी -1 के इक्वल होगा, ये भी -1 के इक्वल होगा, तभी मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो -3 आएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ? a प्लस 1/a को -1 के इक्वल करता हूँ, a प्लस 1/a को -1 के अगर मैं इक्वल करूँ तो यहाँ पे होगा कि एलसीएम ले लो आप, कितना होगा? a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। मैं डायरेक्ट मैंने उसको लिख लिया। आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस a बाई a इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे क्या करता हूँ? अगर मैं बोथ साइड a -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, +1 से कर लो आप, फॉर्मूला में सेट नहीं होगा अदरवाइज। तो इसको ध्यान से आप देखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a प्लस बी, ध्यान से इसको देखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए को मैं a इंटू 1 लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी कितना होगा? यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। a क्यूब का मतलब a का होल क्यूब प्लस b मतलब 1 का होल क्यूब, ये किसके होगा? 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यानी a क्यूब का वैल्यू कितना आया? बोलोगे आप -1। a क्यूब का यहाँ से वैल्यू कितना आया? -1 आया। सिमिलरली इसको भी अगर मैं -1 के इक्वल करूंगा तो b क्यूब इक्वल टू भी -1 आएगा और c क्यूब इक्वल टू भी -1 आएगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो कितना आएगा? -1, मतलब 3 बार होगा, तो यानी -1 ही आंसर आ जाना मेरा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, -1। ठीक है, -1 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपको ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी दुश्वारी हो सकती है आपको समझने में। ठीक है, तो इसको याद रखिए, आप तीनों को जोड़ दूंगा और ए को बी सी तीनों को एक साथ में लिखूंगा, तीनों -3 के इक्वल है, तो ईच को मैं बोल सकता हूँ कि ये -1 -1 के इक्वल होगा।
और अगर मैंने एक को -1 के इक्वल किया तो एक की इक्वल टू -1 है। सिमिलरली बी की इक्वल टू -1 आएगा, सी की इक्वल टू -1 होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 का क्या आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, प्रीवियस ईयर में ही मिलेंगे। प्रीवियस ईयर आप जितना प्रैक्टिस करो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, on a 500 meter track A runs at 5 मीटर पर सेकेंड एंड B runs at 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो है आपका रेस वाला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। एक 500 मीटर का एक ट्रैक है, 500 मीटर दौड़ना। ठीक है, अब A की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, B की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी A 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा, B 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A जो है B से सेम टाइम में 1 मीटर ज्यादा दौड़ रहा, 1 मीटर ज्यादा दौड़ रहा। A gives B a head start of 100 मीटर। अब क्या करता है A B को 100 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब क्या करेगा, यानी 500 मीटर का अगर रेस है, A अगर इधर है B इधर है, एक अब पूरी डिस्टेंस कितनी A और B के बीच की 500 है, सॉरी A और B दोनों इधर है। ठीक है, एक रेस है, ये पॉइंट से ये पॉइंट 500 मीटर का क्या है, रेस है। तो A अगर यहाँ से शुरू कर रहा है तो B यहाँ से शुरू करेगा, यानी B को सिर्फ 100 मीटर पहले, यानी B को सिर्फ 400 मीटर ही दौड़ना। A को पूरा 500 मीटर दौड़ना लेकिन B को 400 मीटर दौड़ना, क्योंकि A क्या कर रहा है, B को हेड स्टार्ट दे रहा है 100 मीटर, यानी 100 मीटर तू आगे खड़ा रह, मैं तेरे 100 मीटर पीछे हूँ। यानी A अगर 400 मीटर दौड़ेगा, सॉरी B अगर 400 मीटर दौड़ेगा तो A पूरा का पूरा 500 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी सेकेंड अंटिल A लैप्स B ट्वाइस। अब कितने सेकेंड के बाद A B से क्या होगा, 2 लैप आगे होगा। 2 लैप्स मीन 2 लैप्स मीन्स क्या होता है कि एक लैप कितने का है, मतलब एक लैप का मतलब एक कंप्लीट क्या है, ट्रैक। तो ट्रैक की लेंथ कितनी है, 500 मीटर है। ठीक है, तो 2 लैप्स का मतलब कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1000 मीटर होगा। यानी कितना समय के बाद, कितने समय के बाद A जो होगा B से 1000 मीटर आगे होगा, हमसे ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 लैप्स का मतलब कितना हो रहा, एक लैप का में जो ट्रैक की लेंथ है 500, तो 2 लैप मीन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 1000 मीटर, यानी कितने टाइम के बाद B A जो होगा B से 1000 मीटर आगे होगा। ठीक है, A को B से 1000 मीटर आगे होना, समझो आप ध्यान से। लेकिन A और B के बीच का भी फासला यानी डिस्टेंस कितना, 100 मीटर, यानी B तो अभी ऑलरेडी A से 100 मीटर आगे है, B ऑलरेडी A से 100 मीटर आगे, यानी A को टोटल कितना आगे होना पड़ेगा, B से 1100 मीटर आगे होना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस A को कितना आगे होना पड़ेगा, A को पहले 2 लैप मतलब 1000 मीटर तो आगे होना ही पड़ेगा, प्लस 100 मीटर तो हेड स्टार्ट भी दे रहा है ना, यानी A को 1100 मीटर B से आगे होना। ठीक है, और A और B दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, देखो रिलेटिव स्पीड की मीन मतलब होता है दोनों की स्पीड का डिफरेंस ही होता है बेसिकली, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में A जो है B से 1 मीटर आगे भागता है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कम करता है। तो 1100 मीटर का डिस्टेंस कम करने के लिए इसको कितना समय चाहिए, तो टाइम का फार्मूला कितना होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना 1 है, यानी 1100 सेकेंड लगेंगे A को, अगर वो B से 1100 मीटर आगे जाना चाह रहा है। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का स्पीड दिया हुआ था 5 मीटर और 4 मीटर, दोनों का मैंने रिलेटिव निकाला स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, यानी A जो है B से 1 सेकंड में 1 मीटर आगे भागेगा। ठीक है, तो 1100 मीटर का डिस्टेंस को उसको कवर करना, यानी 1100 मीटर अगर उसको आगे जाना तो कितना टाइम लगेगा, 1100 सेकंड लगेगा, यानी 1100 सेकंड में क्या होगा, वो 1100 मीटर आगे होगा A B से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन ज्यादातर आपके लिए आसानी होता है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट अपीयर्ड इन ए टेस्ट, एक क्लास में 40 स्टूडेंट एक टेस्ट के लिए अपीयर हुए। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ 18 स्टूडेंट इज 65, 18 स्टूडेंट ने ऑन एन एवरेज 65 स्कोर किया, और बाकी के जो रिमेनिंग स्टूडेंट बच रहे, तो टोटल 40 स्टूडेंट थे, 18 स्टूडेंट का 65 है, तो रिमेनिंग यानी 22 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 75 है। हमसे कह रहा है कि पूरे क्लास का एवरेज कितना है, तो इसको आप मिक्स एलिगेशन से बना लो या नॉर्मल एवरेज से बना लो। तो देखिए 18 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 65 है, और 22 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 75 है। तो पूरे क्लास यानी मीन वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और ये दोनों का अगर मैं एलिगेशन अप्लाई करूंगा तो रेशियो किसका आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 18 यहाँ पर 22 है, इसका रेशियो निकालो कितना होगा, 9 रेशियो 11।
ठीक है, 9:11 होगा। अब देखिए एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में ये अगर ये मीन वैल्यू मुझे निकालनी है तो इन दोनों का पहले आप डिफरेंस ले लो। 75 और 65 का डिफरेंस कितना होगा, ये है ना 75 और 65 ही है ना, कितना होगा 10। 10 को क्या करना है मुझे 9:11 में 9:11 में मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, यानी एक को 9 यूनिट दूंगा तो दूसरे को 11 यूनिट दूंगा, तो टोटल 9 + 11 कितना होगा 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मतलब कितना है 10 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 यूनिट का मतलब कितना होगा 9 × 5 = 45 यानी 4.5, ये होगा 5.5, यानी ये 9 है इसका मतलब है कितना 4.5, ये 5.5। ठीक है, अब ये देखिए ये जो मीन वैल्यू है यानी दोनों का एवरेज जो है मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू हमेशा क्या होता है छोटी वाली वैल्यू से बड़ी होती है और बड़ी वाली वैल्यू से थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, तो यानी क्या करोगे 5.5 में 65 आप जोड़ लो कितना होगा 70.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या तो आप इसको एवरेज से बना लो। एवरेज से कैसे बनाएंगे, एवरेज से बनाएंगे कैसे, देखो 18 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 65 है, तो 28 स्टूडेंट का टोटल स्कोर कितना होगा। 22 स्टूडेंट का एवरेज कितना 75 है, तो 22 स्टूडेंट का टोटल स्कोर कितना होगा 75 होगा। जब आप क्या बोले यानी ये पूरे क्लास का टोटल स्कोर इतना है, तो पूरे क्लास का एवरेज पूछ रहा है, तो पूरे क्लास के एवरेज को क्या करो 40 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाना। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे पूरा तो होगा नहीं, देखो 5 से अगर मैं करूँ 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 4 भी बच रहा। इसको कैलकुलेशन छोटा करने के लिए काम करो आप, इसको 10 से डिवाइड करो कितना होगा 4 होगा। इसको 10 से अगर डिवाइड करो कितना होगा 13, 5 ये 9 आएगा। ठीक है, 2 से करोगे तो 11, 2 से करोगे तो कितना 15। देखो ऐसे आप इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हो, इसको मैंने यहाँ 2 से किया, इसको मैंने 5 यानी 5 × 10, ये भी 10 से कटा, ये भी 10 से कटा, तो 13 9 कितना होता है 117 प्लस 11 5 55, 11 के में 11 5 16 बटा 4, जोड़ दो इसको आप 7 5 कितना हो जाएगा 12, 16 11 कितना होगा 27 प्लस 1 28, 28 को 4 से डिवाइड करो 4 7 28, 0 4 5 20 यानी 70.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 70.5 ही है। या तो आप इसको नॉर्मल जो है एवरेज का जो मेथड होता है उससे बना लो, या आप एलिगेशन लगा लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन में ये 5 ही क्वेश्चन था। बाकी मैं कल एक और सेशन लेकर आऊंगा जिसमें और भी हम बेहतरीन कुछ 5 या 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको